हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ अब्दुल्ला शेख और एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स। क्रिप्टो करेंसी के जो साथ साथ एक चीज़ चल रही है दैट इज़ एनएफटी, और ये रिसेंटली इमर्ज हुई है। और इसमें बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर अभी बहुत कुछ एडवांसमेंट होनी है, बहुत कुछ इसमें हो भी चुका है रिसेंटली। अभी इसकी जो सबसे बड़ी ख़बर आई है वो ये कि एनएफटीज़ के अंदर जो है नॉन फंजिबल टोकन्स के थ्रू एक पेंटिंग सेल हुई है जिसकी जो वैल्यू थी वो थी $69 मिलियन। ठीक है, $69 मिलियन, जो कि अरबों खरबों रुपए बनते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि वो $69 मिलियन की सेल हुई और एनएफटीज़ क्या हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप समझना चाहते हैं और इसमें आगे कल को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें किसी भी तरह से, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एनएफटी के बारे में कि एनएफटी बेसिकली है क्या। एनएफटी में जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि नॉन फंजिबल टोकन, तो फंजिबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, वो होती है फंजिबल। फॉर एग्जांपल, मेरे पास $1 है, उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 150 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, $1 जो है वो 150 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्टेबल है, ये फंजिबल है। नॉन फंजिबल का मतलब है कि जो चीज़ कन्वर्ट ना हो सकती हो। यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके जो एनएफटी है वो डॉलर्स में आपने ख़रीदा तो आप उसको कभी भी पैसों में कन्वर्ट नहीं करा सकेंगे, या आप उससे कोई पैसों में फ़ायदा नहीं ले सकेंगे, मतलब मीन्स कि उससे कोई बिज़नेस नहीं कर सकेंगे। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब ये है कि ये एक तो नंबर वन थिंग कि ये जो टोकन्स होंगे एनएफटी, इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टोकन्स जो हैं ये यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें ये टोकन्स कुछ शो कर रहा है कि ये जो टोकन्स हैं, जैसे अगर LYXE लिखा हुआ है, DEGO डीगो लिखा हुआ है, रेव लिखा हुआ है, विद टी लिखा हुआ है, ये टोकन्स आपस में इंटरचेंजेबल या फंजिबल नहीं है। जैसा कि हम क्रिप्टो करेंसी में करते हैं कि हम बिटकॉइन अगर हमने लिया होता है तो वो बिटकॉइन यूएसडीटी में भी देखा जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, यूएसडीटी को बिटकॉइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, इथेरियम को बिटकॉइन में किया जा सकता है, बिटकॉइन को इथेरियम में किया जा सकता है। इस तरह से ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन इनके अंदर ये है कि ये थोड़े से स्ट्रिक्ट और बड़े सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। और इन टोकन्स के अंदर इन्होंने इसको इसलिए ऐसे रखा है कि अगर इनमें इंटरचेंजेबिलिटी अगर वो डालेंगे तो इनकी भी वैल्यू क्रिप्टो करेंसी की हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी का अभी फ़िलहाल जो ड्रॉबैक है वो ये कि काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर एक वक्त में वो ऊपर जा रही है, $2000 पे हो गई है, तो अगले कुछ दिनों के अंदर वो $300 पे भी आ सकती है। तो 2000 से 300 के अंदर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। लेकिन जो एनएफटीज़ हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, वो इसलिए अपने आप को इंटरचेंजेबल नहीं कर रहे हैं कि उनकी वैल्यू इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन साथ साथ इसका ये मैंने जैसे शुरू में बताया कि इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं डॉलर्स में। वो एक अलग मैटर है। परचेज करना विद डॉलर्स विद रुपीज़ इज़ अनदर थिंग। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये क्यों इतनी वैल्यू क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है और उसने एक पेंटिंग बनाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये उस बंदे ने ये पेंटिंग बनाई है। ठीक है, ज़मीन बनाई डिजिटल और उसके गिर्द ये चीज़ें लगाई। अभी उसने मेहनत की है, उसके ऊपर उसने 5 घंटे लगाए थे। ठीक है, अब ये उसकी मेहनत है। डिजिटल सिस्टम्स में, डिजिटल इकोनॉमी में और इसमें दुनिया में ये हो रहा है कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ बनाता है तो वो इंटरनेट पे चली जाती है, फिर वो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। अब उसकी वो प्रॉपर्टी थी, उसको उसका बेनिफिट नहीं मिला और वो वायरल हो गई। तो उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, फॉर एग्जांपल, उसने ये बनाई और ये इमेज लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसको थोड़ा बहुत एडिट करके अपने पास सेव करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने ये किया कि एक सिस्टम बनाया, क्योंकि अब एडवांसमेंट हो रही है तो कोई नया सिस्टम चाहिए था जो इन चीज़ों को सिक्योर कर सके। तो एक सिस्टम बनाया कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ जो होगी वो एनएफटी वैल्यू के साथ अटैच हो जाएगी। यानी कि ये बंदा अपनी इस पेंटिंग को अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे $5 का नहीं लगाएगा। ठीक है, वो इसको लगाएगा कम अज़ कम 5
ये हम इसमें से डीगो, DEGO, ठीक है, 5 डीगो का लगा देगा। अच्छा, हो सकता है कि वो ये चिलीज़ कॉइन है CHZ, इसका लगा दे 5 CHZ का। होगा क्या कि जब वो इसको इसमें लगाएगा तो इसके अंदर एक, इस फोटो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी कि ये इतने CHZ का है और ये इसका ऑनर फलां शख्स है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को कि इसका ऑनर फलां शख्स है, इस पेंटिंग का ऑनर, इस चीज़ को क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन मेथड के थ्रू पूरी दुनिया में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाएगा। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर ये इंफॉर्मेशन कि ये पेंटिंग सिर्फ उस बंदे की है, ये पड़ी हुई है digo.com के ऊपर, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन digo.com कल को ख़राब हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो भी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि ये जो NFT सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन मेथड पे जो चल रहा है, इसमें हो ये रहा है कि वो ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन सेव होगी। यानी कि digo.com जो है वो सिर्फ अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं रखेगी, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग माइनिंग कर रहे होंगे डीगो कॉइन की, ये इंफॉर्मेशन कि ये पेंटिंग हैरिस की है, HARRIS हैरिस की है, जो कि USA में होता है। इस इंफॉर्मेशन को वो पूरी दुनिया में जो जो माइनिंग कर रहा होगा, डीगो कॉइन जिन्होंने रखा होगा, उनके पास ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। मींस कि इंफॉर्मेशन इतनी वाइड और इतनी ज़्यादा जगह पर चली जाएगी कि उससे ये होगा कि अगर कोई भी इसको चेंज करके अपलोड करेगा तो जो NFT सिस्टम है और ये जो डीगो सिस्टम है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये किसी और की पेंटिंग है और ये कोई और उसको एडिट कर रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी आगे चल के। एक ऐसा इकोनॉमिकल सिस्टम बन जाएगा कि वो अपलोड होने में एरर आएगा, वो कहेगा रिजेक्टेड, जैसे कॉपीराइट सिस्टम है। जैसे यूट्यूब के अंदर ये सिस्टम है कि अगर आप वीडियो कोई किसी की कॉपी करके उसको अपलोड करते हैं तो थोड़े देर बाद आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है कि ये चीज़ आपकी नहीं है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको अगर हम जनरल टर्म्स में समझें तो कॉपीराइटिंग का एक न्यू सिस्टम जो है वो NFTs ने दे दिया, जिसमें कोई गवर्नमेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि पहले क्या था कॉपीराइट में कि अगर कॉपीराइट हो गया तो गवर्नमेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते थे, कोई बंदा जाता था केस करता था कि जी ये मेरी चीज़ थी, इसने अपलोड कर दी है। अमेरिका में ये होता है, पाकिस्तान में तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। लेकिन बाहर के मुल्कों में ये होता है कि कॉपीराइट के ऊपर केसेस होते हैं और लोगों को सज़ाएँ होती हैं, जेल होती है, लोगों को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करने पड़ते हैं। तो कॉपीराइट का इतना बड़ा इशू होता है, लेकिन उसमें फिर वो एक मैनुअल प्रोसीजर इन्वॉल्व था। फिर यूट्यूब ने क्या किया कि यूट्यूब ने एक नेक्स्ट लेवल किया कि उसने खुद से ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजना शुरू कर दी कि जी अ, हम इसमें कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम आपको पहले बता रहे हैं कि आपने किसी का कंटेंट चोरी की है, आप इसको काइंडली हटा दें। तो आप उसको हटा देते हैं। अच्छा, अब ये इससे भी एडवांस हो गया कि ये सिस्टम जो है ब्लॉकचेन पर होगा, पूरी दुनिया में वो इन्फॉर्मेशन गई होगी। कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट आप उसके ऊपर वो डाटा अपलोड करेंगे, वो फ़ोटो अपलोड करेंगे और वो भी वही टोकन्स या NFTs यूज़ कर रही होगी, क्योंकि अब तो ये तो यूज़ होंगे। तो अगर वो भी NFTs यूज़ कर रहे होंगे, जो कि लाज़मी वो करेंगे, तो उनको फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये पेंटिंग इस बंदे की नहीं है, ये पेंटिंग जो है वो हैरिस की है, जो कि USA में होता है। तो अगर उसको कोई जॉन अपलोड करता है फ्रॉम UK, तो उसकी पेंटिंग को रिजेक्ट कर देंगे और वो कहेंगे कि ये हैरिस की है। और मे बी वो इस पेंटिंग को अपलोड कर दें और क्रेडिट जो है उसकी जितनी भी बाइंग सेलिंग हो वो हैरिस को ही जा रही हो और जॉन को कोई फ़ायदा ना हो। और इस तरह से जो ऑनर है, जो 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 आर्टिस्ट है या जो भी किसी भी चीज़ का इंटेलेक्चुअल ऑनर है, उसको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉपीराइट के हवाले से एक नया सिस्टम है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इससे फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो क्योंकि जैसे मैंने पेंटिंग का बताया कि $69 की, $69 मिलियन की वो सेल हुई। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त डिजिटल आर्टिस्ट्स को हो रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी डिजिटल आर्टिस्ट को जानते हैं तो उसको कहें कि इस चीज़ को स्टडी करें, इसको फॉलो करें। मेरी मज़ीद इसके बारे में वीडियोस भी आएंगी, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊँ किस तरह से इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं।
सिर्फ इस पे डिजिटल आर्टिस्ट नहीं बल्कि प्रोग्रामर्स अपनी प्रोग्रामिंग को, अपने कोड्स को, कोई भी ऐसा कोड बनाते हैं कि जिससे कोई ख़ास चीज़ हो सकती है तो वो उसको NFTs के सेलिंग सिस्टम पे डाल सकते हैं। तो इससे इस सिस्टम में मैंने देखा है कि जिस तरह से आप जानते होंगे कुछ लोग होते हैं वो चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, तो इस सिस्टम में इसी तरह का काम होता है कि जो कलेक्टर्स हैं वो अपनी चीज़ों को यूनिक NFT टोकन के थ्रू अपलोड कर देते हैं और फिर वो फ़ोटो या वो जो भी चीज़ होती है वो उनकी मलकियत बन जाती है। और फिर वो पूरी दुनिया में भी अगर उसको शेयर कर दें, उसको कोई फैला दे, तो वो उसी बंदे को बेनिफिट उसका मिलेगा। अच्छा, इसमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है इस पे मैं बाद में बताऊंगा आपको, वीडियोस बनाऊंगा रिसर्च करने के बाद। बाइनेंस भी NFTs के बारे में शो करना शुरू हो गया है। अच्छा, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स हैं जिनको हम बाइनेंस पे बाई एंड सेल करते हैं। वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी न किसी NFT के पीछे वो इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक को ये उठा लें, रेव को उठा लें, REVV को, तो इसके पीछे हो सकता है कि इथेरियम हो, ठीक है, इसके पीछे हो सकता है कि MFT हो, इसके पीछे हो सकता है कि एडा हो, कॉर्डेनो हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये फ्रंट पर होगी और क्रिप्टो करेंसी बैक पर होंगी। और होगा ये कि ये बेसिकली सिस्टम जो है वो सिक्योर करेगा लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, और इस तरह से लोग इसकी तरफ आएंगे। जब लोग इसकी तरफ आएंगे, जब आर्टिस्ट और क्रिएटर्स इसकी तरफ आएंगे तो इसकी वैल्यू स्काई रॉकेट होगी। तो इसमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही कि NFTs क्या हैं। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता चलूँ अपनी गैलरी से। मैं एक फॉर एग्जांपल ये एक फ़ोटो है जो कि मैंने मुश्किल पे, इसमें मैं इसको एक खूबसूरत फ़ोटो समझता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेरी एक, कह लें कि मेरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और मैं चाहता हूँ कि ये सिक्योर रहे। मैं इसको कल को जो है किसी सिस्टम में सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाहिद फ़ोटो है जिसको मैं कहता हूँ कि जिसमें नीला आसमान और बर्फ़ के साथ साथ आसमान में चाँद नज़र आ रहा है। तो ये एक मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अपनी एक डिस्क्रिप्शन है कि जी ये एक बहुत खूबसूरत फ़ोटो है, तो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैं इसको NFTs के सिस्टम के थ्रू अपलोड करूँगा तो जो डिटेल्स हैं जैसे यहाँ पर आपको शो हो रही हैं, ये डिटेल्स, इसमें से सिर्फ आप नेम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इसको इस ये भी खैर ये तो बात है। और आप ये जो इन्फॉर्मेशन है ख़ास तौर पे इसके ऊपर गौर करें। फोकल लेंथ, अपर्चर, ये जो कैमरा सेटिंग की जितनी भी इसके ऊपर डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स हमेशा से इसके साथ रहेंगी इस फ़ोटो के ऊपर। और कैमरा कौन सा था, मोबाइल कौन सा था, वो भी रहेंगी। तो जब हम इसको NFTs के थ्रू करेंगे तो इस पे आ जाएगा कि ये फ़लाँ NFT टोकन से जो है वो परचेज़ हुई थी और इसका ये यूनिक NFT नंबर है 737। पूरी दुनिया में जो है ना ये NFT 737 जो है ये मेरे इस फ़ोटो के साथ अटैच हो जाएगा। और होगा ये कि जब भी कभी कोई इसको अपलोड करने की कोशिश करेगा या इसको सेल करने की कोशिश करेगा तो बेनिफिट मुझे NFTs में मिलेगा, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा कि मेरी ये फ़ोटो जो है वो हमेशा के लिए मेरी प्रॉपर्टी रहेगी और सिक्योर हो जाएगी। तो जो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर एक खौफ था लोगों को कि मैं कुछ बना के डालूंगा तो लोग मेरी कॉपी कर लेंगे, या मेरी कोई पेंटिंग होगी या मेरा कोई आर्टिकल होगा लिखा हुआ होगा, कुछ भी मेरा जो डिजिटल होगा उसको मैं जब ऑनलाइन डालूंगा तो डिजिटल दुनिया में तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो वो अब कॉपी पेस्ट के लिए एक सिस्टम बन गया है, दैट इज़ NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। और इसमें जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। दिस इज़ अब्दुल्ला शेख साइनिंग आउट।